अनम्यूट करो तो सबको एक दफा। सबको आवाज आ रही है जी? क्लियर है? चले, सर आवाज आ रही थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, पहले जरा हम नोट्स पे आइएगा प्लीज जरा। हम आज ये पढ़ने लगे जी सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। हम ये पढ़ने लगे सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। पहले मैं थोड़ा सा इसको बारे में आपको समझा देता हूं, तो फिर आप इसको पढ़िएगा और फिर हम इसको जो है वो एक्सप्लेन भी करते हैं विद इलस्ट्रेशन। इसका थोड़ा सा मैं कंसेप्ट अगर आपको समझा दूं, प्लेन पेज पे आइएगा प्लीज। कि अज्यूम कर लें कि जी सैलरी रिसीव्ड इन एरियर का कंसेप्ट क्या है। पहले इसका मीनिंग समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। बेटा इसका मतलब ये है कि आपका कोई पिछले सालों में कोई अपना एम्प्लॉयर के साथ झगड़ा चल रहा था और 3 या 4 साल के बाद कोई झगड़ा वो सेटल हो गया और एम्प्लॉयर ने पिछले 4 साल के ड्यूज जो है वो 5वें साल में आपको सारे के सारे दे दिए। दिस इज सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। आप ये कह लें, आप इस एग्जांपल अगर मैं कहूं कि सपोज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं और और गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के नाते से मेरा कोई प्रमोशन ड्यू था। मैं 17th ग्रेड में था, मैंने 18th ग्रेड में जाना था, जो कि गवर्नमेंट ने मुझे अलॉट नहीं किया 2016 में। अब मैं चला गया जी हाई कोर्ट में। मैंने कहा जी मुझे तो ग्रेड 18 मिलना चाहिए, जब मुझे ग्रेड बड़ा मिलेगा तो मेरी तनख्वाह भी, सैलरी भी मेरी इंक्रीज होगी। तो हाई कोर्ट में आपको पता है कि हमारी माशाल्लाह कोर्ट्स में चीज़ें लंबी लंबी पेंडिंग होती हैं और जो है वो 17 में केस चलता रहा, 18 में केस चलता रहा, 19 में केस चलता रहा। 2020 में मुझे हाई कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दे दिया और ये कहा कि जनाब आपको जो पिछले, आपको तो ग्रेड 16 जो 18 मिलना चाहिए था वो तो 16 से मिलना चाहिए था। अब गवर्नमेंट ने मुझे वो ग्रेड 18 दे दिया विद अफेक्ट फ्रॉम 16। अब वो 4 या 5 माह की जो सैलरी मुझे इकट्ठी मिली, 4 या 5 साल की, सॉरी माह कह रहा हूँ, 4 या 5 साल की जो सैलरी इकट्ठी मिली किस टैक्स ईयर में आके, टैक्स ईयर 2020 में, तो वो तो बेसिकली सारी सैलरी उस साल से रिलेट नहीं कर रही थी। वो तो सैलरी मिली पिछले सालों की। तो जब 2020 में आके मिली तो उसका रेट हाई हो गया। क्यों हम ये कहते हैं, जब टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो वो टैक्सेबिलिटी भी ज्यादा है, जब टैक्स इनकम कम है तो टैक्सेबिलिटी भी कम है। वो जो 3 या 4 साल के मुझे एरियर्स मिले और जब इकट्ठे आके मिले तो मेरा तो टैक्स बड़ा बन गया। मैंने कहा ये तो मुझे नुकसान हो गया। तो यहां लॉ ने क्या कहा, लॉ ने ये कहा कि जनाब आप ये जो सैलरी रिसीव्ड एरियर्स है इसको वहां वहां ले जाएं जहां पे एक्चुअल होना चाहिए था, वहां वहां ले जाएं जहां पे एक्चुअल होना चाहिए था और टैक्स दोबारा कैलकुलेट कर लें और जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो हमें दे दें। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अगर मैं इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो आपको बोर्ड पे कर देता हूं, बोर्ड पे कर देता हूं मैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। हाँ? टैक्स ईयर पहला जी 2017, फिर 2018, फिर 2019,
और फिर 2020। हम यहां पे करते हैं सैलरी रिसीव्ड, ये जरा साथ साथ लिख दीजिएगा, सैलरी रिसीव्ड। झगड़ा मेरा 17 से स्टार्ट है जी, याद रखिएगा। सैलरी मुझे रिसीव्ड हुई 9 लाख रुपया, जबकि 17 में मुझे सैलरी जो मिलनी चाहिए थी, सैलरी टू बी रिसीव्ड, वो मिलनी चाहिए थे मुझे से 14 लाख रुपया। चूंकि मैं अदालत में गया हुआ था, मैं 2017 में अदालत में चला गया। अब यहां पे हम लिखते हैं टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड, टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड। यहां हम लिखते हैं टैक्स ऑन सैलरी टू बी रिसीव्ड। बल्कि पहले डिफरेंस कैलकुलेट कर दें, ये मिटाइएगा प्लीज जरा। ये मिटा दें, यहां लिखते हैं डिफरेंस, ये भी मिटा दें, ये भी मिटा दें। पता नहीं यार, मेनू करो तो आप कर लो यार। पेज वो रहा है, अच्छा जी, ये आ गया जी डिफरेंस। ये आ गया टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड, टैक्स ऑन सैलरी टू बी रिसीव्ड, और इसका डिफरेंस। लो ये पहले टेबल बना लें। पहला है टैक्स ईयर, दोबारा बोल रहा हूं ताकि अगर आपको राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सैलरी रिसीव्ड, दूसरा सैलरी टू बी रिसीव्ड, कितनी मिलनी चाहिए थी, तीसरा क्या है डिफरेंस, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तीसरा है टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड, जाहिर है मैंने टैक्स किसके ऊपर दिया होगा, सैलरी रिसीव्ड के ऊपर दिया होगा। तीसरा है टैक्स ऑन सैलरी टू बी रिसीव्ड, ये इसके अंदर ही क्वेश्चन है, इसके अंदर ही सोल्यूशन है बेटा, इसके अंदर ही क्वेश्चन है और इसके अंदर ही सोल्यूशन है। और फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर ये इन दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, चूंकि मैं कोर्ट अदालत में गया हुआ था, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे फिर 9 लाख रुपया दिया, और मेरा एक रूटीन का इंक्रीमेंट ड्यू था, रूटीन का इंक्रीमेंट ड्यू था, और सैलरी मुझे मिलनी चाहिए थी 16 लाख, जो फिर नहीं मिली। 2019 में मुझे फिर सैलरी मिली 9 लाख, अदालत में केस चल रहा था, मेरा रूटीन का इंक्रीमेंट ड्यू था, सैलरी मिलनी चाहिए थी 18 लाख, वो नहीं मिली। अब यहां पे आ जाए, इसका डिफरेंस क्या है, 5 लाख, इसका डिफरेंस क्या है, 7 लाख, इसका डिफरेंस क्या है, 9 लाख। अब मैंने टैक्स कितना दिया होगा, 9 लाख के हिसाब से जितना टैक्स तो बनता है, मैंने तो टैक्स 9 लाख पे ही देना था ना, मैंने 9 लाख पे टैक्स दिया, 9 लाख पे कितना बनता है जी, हाँ 15,000। मैंने टैक्स दिया होगा, जाहिर है 15,000 यहीं दिया होगा, 15,000 यहां दिया होगा, और 15,000 यहां दिया होगा। अब हम, चूंकि मैं कह रहा हूं कि इसी के अंदर सोल्यूशन है, तो जरा हम टैक्स कैलकुलेट कर ले 14 लाख के ऊपर भी, कि 14 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता था, अगर मुझे सैलरी 14 लाख ही मिलती, अगर मेरा झगड़ा ना होता, तो मैंने कितना टैक्स देना था, 14 लाख के ऊपर कैलकुलेट कीजिएगा, 50,000, 16 लाख के ऊपर, और 18 लाख के ऊपर।
अब इनका डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लें। 35,000, 55,000 और 75,000। अच्छा, 2020 में क्या हुआ? डिस्प्यूट सेटल्ड, डिस्प्यूट सेटल्ड, डिस्प्यूट सेटल्ड हो गया। एक तो उसने मुझे इंक्रीमेंट दिया, जो मेरा अगर झगड़ा ना होता तो मुझे इंक्रीमेंट मिलना था। एक मुझे सैलरी मिली 2 मिलियन, प्लस मुझे एरियर्स भी मिल गए। अब एरियर्स कितने बनते हैं? एरियर्स बनते हैं ये 9 और 7 16 और 5 21 लाख, प्लस मुझे एरियर्स मिल गए, यानी टोटल मुझे कितने पैसे मिल गए? 20 लाख उस साल की तनख्वाह, और पिछले एरियर्स मुझे 21 लाख मिल गए। अब अगर हम कहें कि हम तो पढ़ के हैं सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज टैक्सेबल, हम पढ़ के आए हैं सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज टैक्सेबल, तो ऑप्शन 1 मेरे पास क्या बनी? मुझे कितनी सैलरी टोटल मिली? टोटल 41, 41 लाख। 41 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता है? टैक्सेबिलिटी कितनी बनती है 41 लाख के ऊपर जी? एक मिनट लुकमान होल्ड करो, कोई देखो ये क्या कह रहा है, कोई तुमने कैलकुलेशन गलती नहीं कर दी? हाँ जी लुकमान। सर वो ग्रुप के अंदर मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के चल नहीं रहे जूम, वो उसका चेक कर लें। यार ग्रुप चेक करो, वो कहते जूम नहीं चल रहा। सर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा भी, सबका हो गया। सबका डिस्कनेक्ट हो गया? जी सर, मेरा भी वर्सर आ गया, अब ठीक हो गया दोबारा। हो गया दोबारा ठीक? यस सर। F6 अनम्यूट कर दो सबको। हाँ जी, अब आ रहा है जी, जूम आ रहा है? मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, कोई मसला नहीं है। खैर है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। चलें, मैं दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ, थोड़ा सा अगर किसी को प्रॉब्लम आई है करे जरा। सिर्फ लुकमान सादी को ऑन करो जरा। लुकमान कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? मैं कहाँ पहुंचा था? सर मुझे तो याद नहीं है। चले जब कोई आपने बात। स्टार्ट किया था सर, जी जब जी, आपने स्टार्ट किया था तब हुआ था, चले ठीक है, जब ये टैक्स ईयर लिख रहे थे आप। चले ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ। ओके दोबारा ओके, अब करो जी सर, इसको अनम्यूट करो सबको, म्यूट 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 सबको म्यूट कर दो। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ, करें जरा सबको जरा अनम्यूट कर। एंड नाउ एवरीबॉडी गोइंग टू रेज हैंड। अब क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। चले चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ जी, कोई बात नहीं।
अच्छा जी, ये बेसिकली है क्या? ये झगड़ा है एम्प्लॉयर और एम्प्लाई का, झगड़ा है एम्प्लॉयर का और एम्प्लाई का। किस बात का? तरक्की का झगड़ा है। किस बात का झगड़ा है? तरक्की का झगड़ा है। वो झगड़ा क्या है कि जी 2017 में एम्प्लॉयर कहता जी, एम्प्लॉय कहता है मेरी तनख्वाह 14 लाख मिलनी चाहिए, तुम मुझे 9 लाख दे रहे हो। और ये वाला एम्प्लॉय चला गया अदालत में, ये वाला एम्प्लॉय चला गया अदालत में और डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तनख्वाह को मिली 9 लाख, मिलनी कितनी चाहिए थी? 14 लाख। अब अहमद जमाल को क्या हुआ देखो। जी अहमद जमाल, हेलो जी अहमद जमाल। सर सर जिनका कनेक्ट है उनका तो ठीक है, लेकिन जो कनेक्ट नहीं हो रहे उनका इशू आ रहा है। अब बेटा उनका शुरू से ही कनेक्ट नहीं हो रहा। अब बेटा सब वो सारे कह रहे हो गया कनेक्ट है, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया मैंने सवाल। सर जो बच्चे ग्रुप में कह रहे हैं उनका कनेक्ट नहीं हुआ, तो हमारा तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ उनके लिए, फिर क्या हो गया। मैं एक सर चीज दोबारा हमारा तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर, जी हमारा क्लियर है, हमें हाँ, क्लियर है सर, बाकी जिनका कनेक्ट नहीं हो उनका प्रॉब्लम है। और बेटा मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनका कनेक्ट नहीं हुआ, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, सबको साथ लेके चलते हैं। सर वो कैसे सुनेंगे, उनका कनेक्ट ही नहीं है। नहीं कनेक्टेड है। नहीं हो रहा सर उनका, अच्छा ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं। म्यूट, हाँ, क्या नहीं हो रहा कनेक्ट? ठीक है रहने दो। 53 अब कनेक्टेड हो तो गए ना? हाँ ठीक है, नहीं पहले 53 गए थे, 53 दोबारा आ गए हैं। ठीक है छोड़ दें आप, कोई बात नहीं, मुझे करने दें अपने हिसाब से। अब जितनी जितनी बात सुनो वो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा जी चलें क्लोज करें। अच्छा जी, 9 लाख सैलरी थी, उसको मिली कितनी? 9 लाख। मिलनी कितनी चाहिए थी? 14 लाख। डिफरेंस क्या है? 5 लाख। चूंकि झगड़ा चल रहा था, 9 लाख सैलरी, फिर उसको मिली 18 में, उसको मिलनी कितनी चाहिए? 16 लाख। डिफरेंस क्या? 7 लाख। 19 में उसको फिर 9 लाख मिली और मिलनी कितनी चाहिए थी? 18 लाख। उसको डिफरेंस क्या था? 9 लाख। 20 में आके झगड़ा सेटल हो गया। ये देखिए, ये लिखा मैंने डिस्प्यूट सेटल्ड, 2020 डिस्प्यूट सेटल्ड। 20 लाख, एक तो उसको इंक्रीमेंट मिला, प्लस उसको पिछले एरियर्स मिल गए। ये एरियर्स है 21 लाख, 9 और 7 16 और 5 21, उसको वो भी मिल गए। उसको 20 भी मिल गए। टोटल सैलरी उसको कितनी मिली? 41 लाख। अब हम पढ़ के हैं सैलरी रिसीव्ड इज टैक्सेबल। हमने 41 लाख के ऊपर एक टैक्स निकाली ऑप्शन 1 के तौर पे। कितना आ गया? 4 लाख। 4,90,000 हमारा टैक्स आ गया। अब ये जो पैसे मुझे 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, ये जो पैसे मुझे यहां आके मिले 2020 में, जो मुझे पैसे 2020 में आके मिले, वो किन साल की सर्च का नतीजा थे? वो तो पिछले साल की सर्च का नतीजा थे। लॉ ने क्या कह दिया कि इस अमाउंट को वहां मान लीजिए जहां पे एक्चुअल होना चाहिए था, मैं वहां ले गया। 14 लाख, 16 लाख, 18 लाख। अगर मेरा झगड़ा ना होता, अगर मेरा झगड़ा ना होता तो मुझे तनख्वाह कितनी मिलनी थी? 14 लाख। 14 लाख के ऊपर मैंने टैक्स कितना देना था? टैक्स ऑन सैलरी टू बी रिसीव्ड 50,000। अगर झगड़ा ना होता तो यहाँ टैक्स कितना इनकम कितनी होनी थी? 16 लाख। टैक्स कितना मिलना था? 70,000। 19 में सैलरी कितनी मिलनी थी? 18 लाख। टैक्स कितना होना था? 90,000। अब लॉ ने दूसरी ऑप्शन दी, इसको वहां मान लीजिए जहां पे एक्चुअल होना चाहिए था। अब दूसरी बात, दूसरी ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2, मुझे इस साल की सैलरी कितनी मिली? मुझे इस साल की सैलरी कितनी मिली? लाइनें मिट गई। अच्छा
ऑप्शन 2 में मुझे इस साल कितनी सैलरी मिली? इस साल मुझे सैलरी मिली 20 लाख। 20 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता है? बीस लाख पे टैक्स कितना बनता है? सिर्फ 1,20,000। अब लॉ क्या कहता है कि आपको टैक्स कितना देना चाहिए था? अगर झगड़ाना होता 50,000 दिया कितना? 15,000, कहता डिफरेंस दे दो। लॉ कहता है यहां टैक्स आपको कितना देना चाहिए था? 70,000, आपने दिया कितना? 15,000, आप डिफरेंस दे दो। यानी कि मैं सैलरी वहां ले गया जहां पे एक्चुअल होनी चाहिए थी और टैक्स रिकैलकुलेट कर लिया। अब एक तो 20 लाख पे टैक्स बन गया, अब एरियर पे कितना टैक्स बन गया? एरियर्स पे, एरियर्स कितने हैं मेरे? 21 लाख। 21 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता है? ये तीनों जमा कर दो जी, वो बन गया जी 1,65,000। अब टोटल क्या बन गया जी? 2,85,000। ये मेरी आ गई ऑप्शन 2। विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन 2 इज बेटर। लो जी, ये सैलरी रिसीव्ड कंसेप्ट था। कोई सवाल है तो बोलें जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर जी? रेज योर हैंड प्लीज। रेज योर हैंड। Any person have any confusion? हाँ करो। हाँ जी, आदल आवाज आ रही है? जी सर। तो सवाल किसी का भी नहीं है। चलो म्यूट करो, आदल को तो आवाज जा रही है। any person can ask the question जनाब। किसी को ये बात समझ ना आई हो, ग्रुप में क्या कह रहे हैं हम? अनम्यूट करो सबको। और बेटा किसी का सवाल नहीं है? नो सर। सर सबको क्लियर है? सर कोई ग्रेड का मसला था तो उनकी सैलरी रुकी हुई थी। क्या यार, रेज हैंड करके सवाल पूछना बेटा, रेज हैंड करके सवाल पूछो। रेज हैंड करो, मुझसे बात करो। अभी तक आपको रेज हैंड नहीं करना आया? रेज योर हैंड। अब जरा उस पे आइएगा, थ्री पे आइएगा। इसी के मैं थ्री देख रहा हूं। अब जरा ना आप लोग थ्री पढ़ें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप लोग थ्री पढ़ें जी। ये देखें, ये थ्री एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो रही है और ये आगे मैंने जरा टेबल के हिसाब से क्वेश्चन किया है। वो मैंने जो तरीकाकार किया वो थोड़ा सा आसान है। बस इसका सवाल ये देखें, ये वो क्वेश्चन उस तरह हुआ है। वो इत्तेफाक से, वैसे मैं याद नहीं करके आया, वो 9 लाख इत्तेफाक से लिखी गई है। चलें इसको जरा थ्री को एक दफा देख लें, फिर भी कोई सवाल है तो बोल दें जी। एनी क्वेश्चन? जी अनीला। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर जो आपने कल एम्प्लॉय शेयर स्कीम करवाया था जी वो जी। आपके नोट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो आपने समझाया था वो इजी था। तो मैंने अगर हम वही
हाँ मैंने वही बस समझ लें तो ठीक है। ठीक है, वो बस आप कंसेप्ट लेना है, हमने तो थ्योरी वहां से याद कर लें, जी कॉन्सेप्ट। थ्योरी वहां से याद कर लें। जी और कंसेप्ट मैंने इसलिए बोर्ड पे सवाल करता हूँ, हालांकि मैंने हर एलएसटी में सवाल किया हुआ है। अगर जी आप मेरे नोट्स देखें तो मैंने हर स्टेप का सवाल करके दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोर्ड पे अलग जी करवा रहा हूँ। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए। जी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, मतलब फिर कोई मसला नहीं, जी फिर वो देखिए, मेरी बात सुने ना, वो सवाल मैंने याद करके लिखा है ना, यहाँ मैं सवाल जी याद करके आता हूँ। हम्म, मैं यही बैठा बैठा सवाल बनाता हूँ और आपको सवाल लिखवा देता हूँ, सिर्फ ये कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जी ओके, ओके टेक सर। केयर, टेक केयर। एनी अदर पर्सन जी, एनी अदर पर्सन? ले जी, आज हम एक ऐसी ऐसी चीज पढ़ते हैं जो कि हम नोट्स में नहीं है। फैसल जी, फैसल, हेलो जी, फैसल, फैसल बोल रहे हैं? फैसल बोल ही नहीं रहा। फैसल, यू रेज अ हैंड, और मैंने, आप अनम्यूट भी हो और आप बोल नहीं रहे हो। अपना स्पीकर ठीक करो, या अपना गला ठीक करो, या कोई इंटरनेट कनेक्शन अच्छा लगवाओ। ये तीनों काम आपके करने वाले हैं, मेरे करने वाले नहीं है। चले म्यूट कर दीजिए, नहीं बोल रहा तो क्या करें। ले जी, प्लेन पेज पे आइएगा जी। गुरु में क्या कह रहे हैं? क्या आ रहा है? ले जी, अब जरा आप सबका प्रॉब्लम क्लियर है। मैं वो ऐसी चीज करने लगा हूँ जो नोट्स में नहीं है। प्लीज जरा मुझे, इस वक्त मेरे पास 54 लोग कनेक्टेड हैं। प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि मैं अब वो रेज योर ऑल एवरी पर्सन रेज योर हैंड so that we can confirm. Every person is going to raise your hand, please. Quickly, every person, quickly, please raise your hand. चलते जाए, नीचे चलते जाए, चलते जाए। हाँ जी, रेज हैंड करें। शाबाश, हसनात, हसन नसार, अफजल शेर, नंबरदार, सारा फवाद ने हाथ खड़ा नहीं किया जी। मुफाजिया, प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, चलते जाए जी। अभी अभी कुछ लोगों ने, एवरीबॉडी इज गोइंग टू रेज योर हैंड प्लीज। सारा बेटा आपने हाथ खड़ा नहीं किया। सामा, परवेज, मुफाजिया, बाजी हाथ खड़ा कर दो, आपकी मेहरबानी है, हमें पता चल जाएगा। शिराज हुसैन, आपका प्रॉब्लम आ रहा है। एंड अब्दुल रहमान, 3 बंदे हैं। इसको शिराज हुसैन को अनम्यूट करें जी। जी शिराज, यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर मुझे पता नहीं हैंड रेज कैसे करना। हाय सदके जाऊं तुम्हारे, मैं अल्लाह की कसम। निकाह के वक्त भी कह देना मुझे बता नहीं है, कबूल है कैसे कहना है, हैं?
सर जी कसम से नहीं पता, पहली दफा वही ना, वो इसमें। साथ वाला भाई कह देगा फिर देखते रहना। अब्दुल रहमान, ये बेटा वो कयूम साहब भाई से पूछ लें या इसकी साथी पूछ लें। अब्दुल रहमान को अनम्यूट करें बेटा। जी अब्दुल रहमान, आप रेजर नहीं कर रहे। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान ने पीछे गाने लगाए हुए हैं। मुफाजिया बेटा बोलो आप, मुफाजिया। चलें ठीक है, चलें जी। नाउ लोअर योर हैंड प्लीज, लोअर योर हैंड प्लीज, शाबाश। लोअर योर हैंड प्लीज, एवरीबॉडी इज गोइंग टू लोअर योर हैंड। चलें, अब नहीं आपको आता तो मैं कर देता हूँ, म्यूट करें सबको जी। अच्छा, आज हम एक बात करें अहमद फराज, देखें क्या कर रहा है। नहीं, अच्छा जी, अच्छा जी। अज्यूम कर लें कि जी आज हम पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट फॉर शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर, पहले तो ये समझे कि शेयर फ्रॉम एओपी है क्या। एओपी हमेशा कोई ना कोई बिजनेस अकाउंट होगा, जाहिर है। जैसे मैं कहूं द टिप्स एजुकेशन फाउंडेशन इज एन एओपी, ठीक है जी। एग्जाम्पल हमारे सामने है। द टिप्स जो है ना वो एक एओपी है, यानी कि पांचवी फर्म है। उसके मैं तीन पार्टनर कर देता हूं, मिस्टर ए, मिस्टर जे एंड मिस्टर जेड। 33 जी, 33 और से 34, 100 पूरा करना है हमने, ये परसेंटेज है। अब कितने टैक्स पेयर हैं एफबीआर के सामने? एक एओपी इटसेल्फ, एक एंटीएन इसको लगा होगा, बाकी हम तीनों के अपने अपने एंटीएन अलहदा हैं। नेशनल टैक्स नंबर, हम तीनों के एंटीएन अलहदा हैं। इसका मतलब है कि यहाँ 4 टैक्स पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 टैक्स पेयर्स। टैक्स किसने देना है? एओपी ने देना है। टैक्स किसने देना है? एओपी ने देना है। अब जनाब एओपी के अकाउंट्स बनाएंगे हम। एओपी के प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एओपी का बनेगा। आप लोगों की फीस आई से रिसीट्स 10 मिलियन, 10 मिलियन के ऊपर जो अब डिफरेंट हमारे एडमिन एक्सपेंडिचर्स हैं, लेक्चर कॉस्ट है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी जो जो सारे ऑल एक्सपेंडिचर्स, सारे एक्सपेंडिचर्स मैं इकट्ठे लिख देता हूं, वो से 7 मिलियन है। बाकी क्या बचा? 3 मिलियन। अब 3 मिलियन के ऊपर ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी? जो टैक्स किसने देना है? पैसे किसने कमाए हैं? एओपी ने। 3 मिलियन के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट कर दें जी। कौन सा रेट लगेगा बेटा? नॉन सैलरीड वाला। कौन सा रेट लगेगा? नॉन सैलरीड वाला। तो वो बनता है 3,70,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आया जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आया जी? 26,30,000। 26,30,000। अब ये प्रॉफिट होना है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये होना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब जी इसको हम बोलते हैं शेयर फ्रॉम एओपी। इसको हम बोलते हैं शेयर फ्रॉम एओपी।
मिस्टर ए के हिस्से में कितने पैसे आए जी? 8,67,900। इसको ना थोड़ा चेंज कर दें, पार्टनरशिप को एक जैसी अमाउंट रहे, चलें कोई बात नहीं। इनके हिस्से में भी आए 8,67,900 और जी के हिस्से में कितने आए जी? 8,94,894,200। लो जी, this is a share from AOP. Any question from here? Any question from here ji? Anybody have any question? Anybody have any question, please raise your hand. यार इतने लायक आप हो नहीं सकते कि आपको हर चीज समझ आ जाए। Any person have any question, please? उसामा परवेज सारी समझ आ गई है? उसामा परवेज, हेलो सामा, यस सर। सारी समझ आ गई है? यस सर। सोए हो तुम तीसरी बार मेरी जागे हो। सर सर पढ़ा हुआ ये पहले मैंने। क्या? सर इसकी मैंने पहले भी पढ़ी हुई है क्लासेस। अच्छा चलो जी, इसको क्लोज करो जी, जरा नीचे अरीज होगी। ये अस्सलाम वालेकुम अरीज। अरीज, वालेकुम सलाम सर। अब बेटा सारी समझ आ गई? जी सर। आपने कभी सवाल नहीं सर, पूछा? नहीं सर समझ आ जाती है। अच्छा समझ आ जाती है, कमाल है। यस सर। चलें चलें जी। अच्छा जी, ये शेयर फार्म एओपी है। अब अगर आपने इसकी पिक्चर ले ली है ये, या जो आपके पास आ गया, तो फिर हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। अब पीछे ये। अब मैं दो बंदों की बात करूंगा, मैं मिस्टर जे की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मिस्टर ए की बात करूंगा और मिस्टर जेड की बात करूंगा। ठीक है जी? पहले मैं 3 लिखवाऊंगा, फिर हम बात करते हैं कि टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होना है। लिखें जी। अब वो if taxpayer has no other source of taxable income, then share from AOP will be exempt from tax in the hands of टैक्स पेयर। यानी कि मिस्टर ए की अगर कोई और सोर्स ऑफ टैक्सेबल इनकम नहीं है, कोई उसकी और जाती इनकम नहीं है, तो चूंकि शेयर फार्म एओपी टैक्स दे के आ गई है, एओपी ये जो अमाउंट आई है ये आफ्टर टैक्स आई है, तो लॉ कहता है कि जनाब मिस्टर जो भी सपोज मिस्टर ए, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इफ टैक्स पेयर, या टैक्स पेयर हम किसको कह रहे हैं? पार्टनर को कह रहे हैं।
has another source of taxable income then such share from AOP shall be added in that income and tax is calculated. टैक्स विल भी लाना है, विल भी कर दें यहां पे, टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम and thereafter a tax credit is given with the help of following formula. लो जी, टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है? टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है बेटा टैक्स में छूट, मींस टैक्स में रिडक्शन, टैक्स कम हो जाना, इसका मतलब होता है टैक्स क्रेडिट। लो जी, फार्मूला लिख लें, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ये बेसिकली फार्मूला नहीं है, ये इकाई का कायदा है। अगर आपने छोटे हुए थे इकाई का कायदा पढ़ा है, जो कि मैं पढ़ा था गया, हर सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आती है, बच्चे को समझ नहीं आया। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय शेयर फ्रॉम एओपी। ये बेसिकली इकाई का कायदा, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में ज़रब चिल्ले भाई कहते हैं, ये उसी बेस पे निकलता है। अब हम अज्यूम करें, क्विकली हम इलस्ट्रेशन कर लें, इफ मिस्टर ए has no other source of taxable income then Mr. A is not liable to pay any tax. Mr. A is not liable to pay any tax. क्योंकि हमने कहा था कि अगर उसकी और सोर्स ऑफ टैक्सेबल इनकम नहीं है तो उसकी जो है उसकी इनकम को दोबारा टैक्सेबल नहीं होनी। इलस्ट्रेशन 2, assume Mr. Z has earned a salary income of rupees
6 million during tax year 2020. Calculate tax liability of Mr. Z. कैसे कैलकुलेट होगी? मिस्टर जी को सैलरी रिसीव्ड कितनी हुई? 6 मिलियन प्लस शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी अगर आप देखें कैलकुलेटर ने किया हुआ था 894,200। टोटल क्या आ गया जी? 6,894,200। ये टैक्सेबल इनकम आ गई। और चूंकि पता चल रहा है कि सैलरीड इंडिविजुअल है, क्योंकि 75% से ज्यादा है, सैलरी 75% से ज्यादा है, तो इसको टैक्स रेट सैलरी वाले लगेंगे। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी देखें क्या आई जी? $1,096,195। अब हम क्या करेंगे? अब हम टैक्स क्रेडिट देंगे। टैक्स क्रेडिट का फार्मूला या उसको इकाई का कायदा कह लें, वो हमने दिया हुआ है। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये देखें, ओहो, फार्मूला कहाँ लिखा था? ये लिखा था हमने, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय शेयर फ्रॉम एओपी। अब हम यहां कैलकुलेट कर देते हैं। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम क्या है? 195 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम क्या है? 6,894,200 मल्टीप्लाइड बाय शेयर फ्रॉम एओपी क्या है? 894,200। इसकी कैलकुलेशन कर लें, क्या आंसर आया? 142,180। ये इसमें से माइनस कर दें टैक्स क्रेडिट। ये मिस्टर जी का बैलेंस टैक्सेबल, ये टैक्स पेएबल निकल आया जी। कितना आया जी? 95,401,5। लो जनाब, कोई सवाल तो बोलने। एनी पर्सन हैव एनी क्वेश्चन? जी बिस्मा, एक मिनट जी बिस्मा बेटा। हेलो बिस्मा, बोलो बेटा। बिस्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिस्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही। एनी पर्सन हैव उसामा? जी उसामा। सर आपने ये टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन जो सी लिखवाई है वहां दिखा, वो पेज कर दीजिए, जरा लास्ट से रह गया। अच्छा चलें जी, मैं हर पेज ही दो दफा कर दे। टैक्स क्रेडिट वाली जो लिखवाई मैंने वो कर दें। स्टार्ट से मैं 2-2 मिनट में सारा करने लगा हूँ जी। प्लीज स्टार्ट पे आइएगा प्लीज। हमने सवाल यहाँ से शुरू किया जी। मैं सवाल लेता हूँ बेटा आपके। हाँ अच्छा, स्लाइड्स आपको शेयर हो जाती हैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ स्लाइड्स आपको शेयर हो जाती है, स्लाइड शेयर कर दो ग्रुप में। चलें जी, क्वेश्चन ले जी। अभी कर देना यार, फिर बाद में भूल जाता है।
हाँ चलो जी 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 नीला। सर ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम के साथ अटैच होगा, नहीं नहीं उसी का पार्ट है? नहीं नहीं, क्यों? एम्प्लॉय शेयर स्कीम और चीज है, ये शेयर फ्रॉम ईओपी और चीज है। एम्प्लॉय शेयर अच्छा, स्कीम तो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। यहाँ क्या है कि मैं जुनेद साहब शेयर्स फ्रॉम ईओपी। सुने मैं जुनेद साहब निशान साहब यहाँ पे हम पार्टनर भी हैं और निशान साहब एक कंपनी जी भी कर रहे हैं जिसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। नहीं है, ठीक है, सही हो गया सर। हाँ जी, क्लोज करें जी इसको। जी नेक्स्ट, एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन? एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन? ये स्लाइड्स आपको शेयर हो जाती हैं जी, हो गई? अच्छा, लोग अभी आपको स्लाइड शेयर हो जाती हैं जी। ले जी, फ्रॉम टुडे थैंक यू वेरी मच जी ऑल ऑफ यू। अल्लाह आप सब आदल खोखर को सुन लो जी, आदल खोखर का कहता। हाँ जी खोखर साहब। सर जी वो एओपी का मतलब क्या है? हाय सदके जावा मैं तेरा, एओपी का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ये दूसरा हमारा था, वो हमारा क्या उसको बोलते हैं, लेक्चर। पार्टनरशिप फर्म यार, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। चलो 5 दफा कहो, एओपी का मतलब क्या? एसोसिएशन पर्सन। 5 दफा कहो, चलो शाबाश। नहीं नहीं 5 दफा कहना है, नहीं जुर्माना होगा आपको। 5 दफा कहना है। एसोसिएशन ऑफ ना 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 पूरा कहना है। एसोसिएशन ऑफ ना ना पर्सन। ऐसे नहीं पूरा कहना है। एओपी का मतलब क्या? एसोसिएशन पर्सन। एओपी का मतलब क्या? चलो कहो, सारे सुने, शाबाश। चलो कहो कहो कहो, शाबाश। एओपी का मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 1 एओपी का मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 2 एओ एओपी का मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 3 एओपी का मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 4 एओपी का मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ अब पर्सन। ठीक है, चलो जी समरा। हमें जहाँ पे सैलरी है वहाँ पे अगर सैलरी के अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा तो भी ये वाला क्राइटेरिया अपनाया जी तब जाएगा बिल्कुल कैलकुलेट बेटा, तब भी यही आएगा, लेकिन फिर रेट कौन से लग जाएंगे नॉन सैलड के? ओके सर, ठीक है, तब भी यही थैंक यू। आएगा। मैंने क्या लिखवाया है? एनी सोर्स ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या लिखवाया है? एनी सोर्स ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम। ओके ठीक सर, है, ओके सर, थैंक यू बेटा डन। जी। एनी अदर पर्सन? सवाल खुल के पूछा करें बेटा, कोई मसला नहीं है, सवाल जैसे मर्जी पूछा करें। जी बिस्मा, जी बिस्मा बेटा, बिस्मा बोलो बेटा। आपका बिस्मा लगता है मुझे स्पीकर फोन ठीक नहीं है, स्पीकर जो है वो आपका वो ठीक नहीं है। आप सुन सकती हैं, आप बोल नहीं सकती। मेरा मतलब बोल नहीं सकती, बोल तो सकती होंगी। चले, आप मुझे वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे बोल के वॉइस नोट भेज दीजिएगा, मैं आपका आंसर कर दूंगा। एनी पर्सन? ले जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। ओके बेटा।